नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी नीति और प्रभावी कार्यवाही बताया। जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया। हर घर जल के तहत 12.5 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति का लक्ष्य पूरा। राज्य में मानसून पूरे वेग से सक्रिय। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में सार्वजनिक सेवा के वाहनों की रियल टाइम निगरानी और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू। और दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरुद्ध इस कार्यवाही को भारत की सशक्त, सफल और निर्णायक सैन्य कार्यवाही बताया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश की संप्रभुता, भारत की पहचान और नागरिकों के प्रति सरकार के कर्तव्य तथा आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कड़ी नीति का एक प्रभावी और निर्णायक प्रदर्शन था। 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के केंद्र हैं। विदिन 22 मिनट पूरा ऑपरेशन समाप्त और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों में अपने प्रियजनों को खोने वाले निर्दोष परिवारों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवाद तथा बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। इस बीच सेना ने बताया है कि ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हरवान क्षेत्र में सेना और आतंकवादियों के बीच आज ये मुठभेड़ हुई। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने ये योजना वर्ष 2019 में शुरू की थी। इसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन देना है। जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने आज राज्यसभा में ये जानकारी देते हुए बताया कि मिशन के शुरुआत में देश के लगभग 17% घरों में नल कनेक्शन था, जो अब 81% तक हो गया है। उन्होंने बताया कि जेजेएम के हर घर जल के तहत देश के 19 करोड़ 36 लाख ग्रामीण घरों में से अब तक करीब 12.5 करोड़ को नल से पानी की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के लिए विजन के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी है। श्री शर्मा आज जयपुर में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री शर्मा ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय पर भी जोर दिया। आप देखते हैं कभी कभी मैं कहता हूं सामंजस्य आपस में डिपार्टमेंटों का नहीं होता है, और वो डिपार्टमेंटों का सामंजस्य नहीं होने के कारण हमारा एक काम हो रहा है, काम हो गया, हमारी सड़क बन गई, दूसरे काम के लिए उसके तुरंत बाद हम सड़क खोदने का तैयार हो जाते हैं। हमारा सभी डिपार्टमेंटों के साथ सामंजस्य भी हो, और सामंजस्य के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा विकास उसमें दिखेगा। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की समावेशी प्रगति के लिए विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसमें भविष्य की जरूरतों के हिसाब से लंबी अवधि की योजनाओं को शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना से नवाचारों को बढ़ावा देकर अंत्योदय के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। नीति आयोग की ओर से निर्धारित 6 संकेतकों में बेहतर क्रियान्वयन के आधार पर करौली जिले को
प्रदेश में अग्रणी रहने पर स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। विभिन्न संकेतकों में 100% उपलब्धि हासिल करने वाले ब्लॉकों को भी समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। श्री शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। प्रदेश में संचालित सार्वजनिक सेवा के वाहनों की रियल टाइम निगरानी और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया गया है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज जयपुर में VLTD कमांड सेंटर का शुभारंभ किया। राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवा बसों की अब लाइव लोकेशन ट्रैकिंग की जा सकेगी। वहीं दुर्घटना होने पर यात्री पैनिक बटन दबाकर मदद ले सकेंगे। सरकार की इस नई पहल से इन बसों को तकनीकी निगरानी सेवा से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में लगभग 2.5 लाख सार्वजनिक परिवहन सेवा बसों में VLT डिवाइस और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। साथ ही वाहन चालकों के नियम उल्लंघन करने पर डिटेक्शन सिस्टम से अब टोल प्लाजा रिकॉर्ड से ही चालान स्वतः जारी होगा। इस योजना के पहले चरण में ट्रांसपोर्ट श्रेणी के चालान जारी किए जाएंगे। राज्य में डिटेक्शन सिस्टम लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन और आम जन की सुरक्षा बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी। डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में मानसून पूरे वेग से सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज कोटा, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली और भरतपुर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। देखिए, फिलहाल पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसी के असर से पिछले 2 दिनों से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। अगले 48 घंटों के दौरान भरतपुर संभाग, जयपुर और कोटा संभाग में कहीं हेवी टू वेरी हेवी और 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। इसके बाद 30 और 31 जुलाई को खासकर उत्तरी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा और भारी बारिश का दौर विशेष रूप से जयपुर संभाग, भरतपुर और बीकानेर संभाग में जारी रहने की संभावना है। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई भागों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 24 सेंटीमीटर पानी कोटा जिले के रामगंज मंडी में बरसा। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जल भराव के कारण कई स्थानों पर हालात विकट हो गए हैं और गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क कट गया है। कोटा जिले में झमाझम बारिश ने नदी नाले उफान पर ला दिए हैं। जिले के रामगंज मंडी इलाके में लगातार कई घंटे हुई बारिश से नदी नाले उफान कर पानी बस्तियों में घुस गया है। आसपास के कई गांव भी चपेट में आ गए हैं। रामगंज मंडी क्षेत्र में बाढ़ के हालात हैं। कुदायला, देवली खुर्द, रावली व खेराबाद और सातलखेड़ी की बस्तियां डूबी हुई हैं। कोटा बैराज से 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा से धौलपुर तक अलर्ट जारी किया गया है। बहाव क्षेत्र के आसपास पुलिस और प्रशासन ने विशेष ड्यूटी लगाई है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, बारां, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान 130 मीटर को पार कर गया है। प्रदेश के जल स्रोत 75% भर गए हैं। छोटे बड़े 693 बांधों में से 226 बांध लबालब हैं, वहीं 332 आंशिक रूप से भर गए हैं। राज्य में इस मानसून में औसत से 89% अधिक बारिश दर्ज की गई है। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। दुनिया भर में हर साल 28 जुलाई को ये दिन लीवर रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। लीवर में सूजन वाले इस रोग को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश में इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हुए। सवाईमाधोपुर, कोटपुतली, बहरोड, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में रैली और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से इस रोग की जानकारी दी गई। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनीता थाकन ने बताया कि समय पर जांच और इलाज से इस रोग के गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है।
राजस्थान में फैक्ट 2021 के हिसाब से 0.5 to 1% जो है हेपेटाइटिस बी के और 0.08% जो है वो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट जो है जनरल पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो फीको ओरल रूट इसका होता है, तो इसमें जैसे खराब खाने से या खराब पानी से फैल सकता है ए एंड ई। और बाकी हेपेटाइटिस बी एंड सी जो है ये है इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ जाए या जो इन्फेक्टेड सिरिंज आप यूज सिरिंज काम में ले ली जाए, ऐसे लोगों को इसकी चांसेस ज्यादा हो जाती है हेपेटाइटिस बी और सी की। हेपेटाइटिस से बचने के लिए सारी हमें हेल्दी जो लाइफस्टाइल है वैसी हमें रखनी चाहिए और शुद्ध पानी शुद्ध खान पान का हमें ध्यान रखना चाहिए, पूरे प्रिकॉशंस रखने चाहिए। दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। दिव्या ने फाइनल मुकाबले में ग्रैंड मास्टर और भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराकर खिताब अपने नाम किया। दिव्या ने महज 19 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया। जॉर्जिया में खेले गए इस मुकाबले में दिव्या ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए टाई ब्रेकर में हम्पी को हराकर ये जीत हासिल की। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच क्लासिकल मुकाबले ड्रॉ रहे। उधर मकाऊ में खेली गई जूनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप में भारत के आराध्य चोपड़ा ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने 90 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ये पदक हासिल किया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते हैं। जर्मनी में आयोजित इन खेलों में भारतीय दल ने पदक तालिका में 20वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इन खेलों में जापान 34 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। सावन महीने के तीसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिवालयों में आज हर घर महादेव के जयकारे गूंजे। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने जल से लेकर पंचामृत तक अलग अलग तरीके से भोलेनाथ के अभिषेक किए। पाली के सोजत में महिलाओं ने कांवड़ यात्रा निकाली। डूंगरपुर के त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर कांवड़ियों ने विशेष पूजा अर्चना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी नीति और प्रभावी कार्यवाही बताया। जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया। हर घर जल के तहत 12.5 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति का लक्ष्य पूरा। राज्य में मानसून पूरे वेग से सक्रिय। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में सार्वजनिक सेवा के वाहनों की रियल टाइम निगरानी और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू। और दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।